हेलो फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स ऐसा रेडिकल इनोवेटर जिनको विश्व का बेस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला। इनकी स्टैनफोर्ड स्पीच, जिसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सभी लर्निंग्स को 3 छोटी कहानियों में समझाया है, जो बेहद ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। आज का सेशन स्टैनफोर्ड स्पीच समरी पर रहने वाला है, जो कनेक्टिंग डॉट्स, लव एंड लॉस और डेथ के बारे में है। जरा सोचिए, इस स्पीच में ऐसा क्या होगा कि शाहरुख खान और संदीप माहेश्वरी जैसे सफल लोगों ने भी इसे सुनने के लिए हाईली रिकमेंडेशन दी है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल। तो इससे पहले ये स्पीच समरी शुरू हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके जीवन की सबसे बेहतरीन 10 मिनट होने वाली है। थैंक यू। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं किसी कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ हूँ और आज पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना समीप पहुँचा हूँ। मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, जिनमें पहली है कनेक्टिंग डॉट्स। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसके 18 महीने बाद तक किसी तरह मैं वहाँ आता जाता रहा। तो सवाल उठता है, मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग, अनमैरिड और ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। वो चाहती थी कि कोई ग्रेजुएट ही मुझे गोद ले। इस प्रकार सब कुछ पहले से बिल्कुल सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट पर अपना मन बदल लिया और कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें बताया गया कि एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहेंगे? तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि वे ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन उनके प्रॉमिस करने पर कि वे मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे, मेरी मम मान गई और इस तरह से मुझे अडॉप्ट किया जा सका। तो कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन कॉलेज महंगा होने के कारण मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च होने लगी और 6 महीने बाद भी मुझे इस कॉलेज की पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था इसमें कॉलेज मेरी किस तरह से हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया। वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा तो मैं चुपचाप केवल अपने इंटरेस्ट की क्लास करने लगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, साथ ही खाने के लिए पैसे। इसलिए मेरे दोस्तों के रूम में मैं ज़मीन पर सोता था और कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसे से खाना खाता था। एवरी संडे मैं भरपेट खाना खाने के लिए 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाया करता था, जो मुझे अच्छा भी लगता था। कॉलेज ड्रॉप आउट करते ही मैंने वहीं पर कैलीग्राफी सीखने का डिसीजन लिया, जो मुझे बेहद पसंद थी। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा और अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा। साथ ही किसी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है यह भी सीखा, जो बेहद खूबसूरत, ऐतिहासिक और इतना आर्टिस्टिक था कि साइंस के द्वारा भी इसे कैप्चर नहीं किया जा सकता था। उस समय मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इसका यूज़ अपने फ्यूचर में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया, जिससे यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। सोचिए, अगर उस समय मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है, तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। ऑफ कोर्स, जब मैं कॉलेज में था तो फ्यूचर में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जब 10 साल बाद बीते समय में देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। केवल आप पीछे मुड़कर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी ना किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य में, अपने जीवन पर या अपने कर्मों पर। क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, यह आपके दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के बारे में। वोज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने भी 1 साल पहले ही अपनी बेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश रिलीज की थी। तब मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी ही कंपनी से मुझे निकाल दिया जाए। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया, जिसके 1 साल बाद ही हम दोनों में कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर मतभेद शुरू हो गए। और जब यह बात कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंची तो उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो एट 30 मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था। अब वह खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद कर देने वाला था।
इसके कुछ महीने बाद तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची। लेकिन धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैसे में थोड़ी भी कमी नहीं आई है। मुझे उन्होंने रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से उतना ही प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से नई शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ और कुछ हो ही नहीं सकता था। सक्सेसफुल होने का बोझ बिगिनर होने के हल्केपन में बदल जाए तो आप खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं। और इसी आज़ादी की वजह से उस समय मैं अपनी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी। और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से मिला जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और फिर एक दिन एप्पल ने शॉकिंग स्टेप उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का यूज करती है। तो मैं यहाँ पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ नहीं हो पाता। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह की ठोकरें मारती हैं, लेकिन आप विश्वास मत खोइए, अपने काम से प्यार करिए। ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक यही तरीका है कि आप वो करें जिसे बहुत बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का केवल एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप पसंद करते हैं। और अगर आपको वह काम अभी तक नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छी होती जाती है, इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं छोटा था तब मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे कि वह आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किसी ना किसी दिन बिल्कुल सही साबित हो जाएंगे। तब से मैं सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वो करता जो करने वाला हूँ। यदि इसका आंसर बहुत दिनों तक नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, यह किसी भी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि इसका इलाज संभव नहीं है। मेरे पास केवल 3 से 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं घर जाऊं और सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। वो सारी चीज़ें जो अगले 10 साल में करने वाले थे बचे हुए समय में कर लीजिए, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ में पूरा दिन बिता दिया और फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जिससे पता चला कि यह दुर्लभ पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतना करीब पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद है पहुंचू भी नहीं। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वे भी नहीं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, परंतु मृत्यु ही वह मंजिल है जहाँ पर हम सभी लोग निश्चित रूप से पहुँचते हैं। यह जिंदगी बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। अभी आप सभी लोग नए हैं और कुछ दिनों में पुराने भी हो जाएंगे और रास्ते से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन सत्य तो यही है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए आप किसी और की ज़िंदगी जीकर इसे व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में बिल्कुल मत फंसिए। अपने जीवन को किसी दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की आवाज़ सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। और अंत में आप सभी से कहना चाहूँगा कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।